आप सभी साथियों का आज के इस इंटरेक्शन लेक्चर में जो भी वर्कशॉप है इसमें आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। हम सभी अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं ओबेसिटी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर। ऐसे प्रश्न हैं जो बड़े ट्रिकी हैं, बड़े उलझे हुए हैं। तो ऐसा पिछले 2 दिनों से मैं कर रही हूँ और आज उसकी अंतिम ये सेशन है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा आपके प्रश्न नहीं आ रहे, ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुके हैं, तो थोड़े बहुत हैं, तो आज उसको करके फिर इस लेक्चर को यहाँ पर फिनिश कर दिया जाएगा। और इसके बाद जब नेक्स्ट जो भी होगी हमारी ट्रेनिंग या कुछ भी, तो फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के हमारे सेशन में क्वेश्चन करने वाले कौन कौन है वो अपना 1 बाय 1 पूछते जाएं और मैं उसके आंसर देने की कोशिश करती हूँ। पहले मैम मीतू गुप्ता जी हैं। मीतू जी अपना आप माइक अनम्यूट कर सकती हैं प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मैम एक पेशेंट है जिनको दूध से बनी हुई कोई भी चीज आइटम खाती ही ना मैम, उनका पेट बहुत ज्यादा ब्लोट करता है और ये मैम उनको प्रॉब्लम 5-6 महीने से है और खाती ही मैम स्मेली गैस आती है और बर्ब्स, एक्सेस बर्ब्स मैम। और मैम लास्ट वीक उनको एक अटैक आया मैम, कि मैम ये सब तो सिम्टम हो ही रहे थे। जैसे उन्होंने दही का मतलब 2 चम्मच खाई थी और उसके बाद पेट एक्सेस ब्लोट करने लगा, फूलने लगा मैम, बर्ब्स आने लगी और मैम साथ में स्मेली गैस और वॉमिट की एक्सेस सेंस होने लगी मैम। और क्रैम्प मैम, राइट साइड पे क्रैम्प जैसा, पेट में इतना एक्सेस दर्द हुआ कि बहुत ज्यादा। फिर मैंने मैम, आपने जैसे मैंने आपकी डाइजेशन की क्लास अटेंड की थी, उसमें आपने अपेंडिक्स पढ़ाया था। अब तो मैंने वो थोड़ा सा बेसमझी में भी वो पॉइंट्स लगाए मैम, उससे उन्हें उल्टी आ गई मैम तभी। और फिर वो मतलब चैन से एक आधे घंटे बाद उन्हें चैन मिल गया मैम। तो ये तो रहा उस दिन का इलाज मैम। उसके बाद अब क्या इलाज करना चाहिए मैम? ये खाती दूध जो पेट ब्लोट करता है, तो या अभी चलेगा ये थोड़े दिन मैम? हमारा ये जो सेशन है ये ओबेसिटी से जुड़े हुए प्रश्नों का है, हाँ पहला। जी। दूसरा जो है ये पर्सनल का नहीं है कि हम पेशेंट का बता पाए, ये हमने ओके पहले भी कहा ओके है। ब्लोटिंग हो रही है क्या है, तो उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, आपको आपने कहा डाइजेशन के लेक्चर आपने पहले अटेंड किए हैं। यस मैम। अगर मैं आपके ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर रखूंगी तो हमारे अभी बहुत सारे साथी इसमें दिख रहे हैं, अगर ये हमें क्वेश्चन करेंगे तो मैं इनको कैसे मना कर पाऊंगी। ठीक है मैम। इसके लिए हमारा ऑनलाइन जो नंबर है आप उसमें डिटेल सकती हैं। ठीक है मैम, मैं उस पर पता कर लेती हूँ। हाँ, थैंक यू, फिर थैंक वो यू मैम। ट्रैक से डाइवर्ट हो जाएंगे ना, फिर जिसके लिए आप यहाँ आए हैं वो नहीं हो पाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैम सोनिया जी हैं। जी। सोनिया पहले जी से अपना ही मैं माइक। बता दूं कि आप पर्सनल क्वेश्चन ना करें, पेशेंट से रिलेटेड ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं उसको बता नहीं पाऊंगी, लेकिन हमें उसके लिए पूरी डिटेल चाहिए होती है। और आप आज भी इतना सीखने के बाद भी मेरी पीड़ा क्या है, यही पीड़ा है और पता नहीं ये कब सॉल्व होगी, मैं दुखी होती हूँ। आप सेम क्वेश्चन लेकर के जो अभी मीतू जी ने मेरे से पूछा, और ये थेरेपिस्ट हैं, पहले भी बहुत सारे इन्होंने लेक्चर अटेंड किए हैं और हर जगह अटेंड किए हैं। मैं डेली जाती थी, वहां अटेंड किए हैं, प्रयागराज में अटेंड किए हैं। तो इतनी समझ इनको है कि किसी भी चीज को, सेम क्वेश्चंस को अगर किसी भी आप दवा की दुकान पे जाके बोले तो कहेगा नहीं, पहले आप डॉक्टर के यहाँ जाके एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लीजिए तब मैं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। तो ऐसे हमें भी तो डिटेल चाहिए होती है ना। वो पेशेंट मेल है, फीमेल है, उसका डाइट क्या है, वो उसका रूटीन पूरा क्या है, कब से प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है जिसके बाद ऐसा हो गया हो। मैं बिना किसी चीज के जाने हुए मैं ऐसे पेशेंट को कैसे यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट बताना शुरू कर दूं। तो ये समझना चाहिए, अगर कोई पहली बार अटेंड किया है और वो ऐसे क्वेश्चन पूछे तो समझ में आता है कि इसको नहीं पता। लेकिन जो इसमें पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं,
या तो वो ट्रीटमेंट ऐसा ही करते और इसीलिए शायद रिलीफ नहीं होता। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस करना हो सकता है आपको मुश्किल पड़ रही हो, तो उसका प्लेटफॉर्म मैंने अलग बना रखा है कि आप वहां पे पूछ सकते हैं और मैं आपको बता सकती हूँ, है ना। तो यहाँ थोड़ी मुश्किल होती, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही। जी, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मैम सोनिया जी हैं। सोनिया जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैम आपने 2 मेथड बताए थे जिससे हम ट्रू वेट पता कर सकते हैं अपनी बॉडी का, 1 सेंटीमीटर में 1 इंचेस में। तो मैम जैसे कि सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग अगर किसी की हाइट 5.5। ये आपने क्या बोला, फिर से सवाल रिपीट करें, कैमरा ऑन कर लें अगर पॉसिबल हो। 1 मिनट। हाँ जी, जी आप कहाँ से हैं सोनिया जी, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन। मैम आगरा से। ओके, बताएं। मैम आपने 2 मेथड बताए थे ट्रू वेट पता करने के, जैसे कि 1 सेंटीमीटर में था, जिसमें था अगर किसी की हाइट 5.5 है तो उसको अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो 167 सेंटीमीटर होगा। तो मैम उसके अकॉर्डिंग जैसे कि 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 67 केजी ट्रू वेट होना चाहिए बॉडी का। और अगर मैम आपका दूसरा मेथड था इंचेस के अकॉर्डिंग, तो मैम इंचेस में अगर हम 5.5 सेम हाइट लेते हैं तो मैम उसके अकॉर्डिंग वेट 55 से लेकर 62 तक था। तो ये मैम दोनों में वेट। एवरेज है, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस, ये एवरेज होता है। इसका एक और मेथड है, उसमें हम 4.53 केजी ऐड करते रहते। तो जो 100 वाला देखा है आपने, ये वो वाला, इसको जरा सा सेकंड डे का वीडियो था शायद जिसमें मैंने ये यस। बताया था, तो उसको एक बार थोरोली पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। आप बस इतना समझिए कि जब आप शीशे के सामने खड़े हो और आप यस अपने मैम। आप को देखें तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल फिट एंड फाइन दिखे, तो आप नॉर्मल। जैसे जैसे बढ़ने लगे ना, 20% बढ़ा है तो ओवरवेट है, ज्यादा हो जाए तो ओबेसिटी है, इसके अलावा कुछ मत करिए। ये सब तो ओके। बुरी चीजें हैं, बतानी पड़ती हैं, लोग पूछते हैं कि कहाँ है कैसे है, तो दे देती हूँ। फॉलो मैं भी इसको नहीं करती, मैं एकदम साफ बात बोलना जानती हूँ। हाँ मैम, क्योंकि इसी में आप कंफ्यूजन हो सभी गया था। अपने, आप सभी एक फैमिली है, मैं चीट उट करना नहीं जानती। मैं जानती हूँ कि जो भी है, जितना भी आता है मुझे, वो आप ले लो। ठीक है, तो प्रैक्टिकली बात ये है कि मैं भी उसको फॉलो नहीं करती। बस ओके एक मैम। मोटा एक मोटा देखने में अगर कोई कहे कि आप मोटे हो रहे हैं, माने मोटे हुए, और इसका कोई लेबोरेटरी में जा करके और इंचेस ये सब कहने की बात है। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन और था मेरा। मैम जैसे कि किसी का जो स्टमक पर फैट है बहुत सारा, पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, और मैम जैसे कि बॉडी में लम्प्स भी है, जैसे कि गांठें हो जाती हैं पेट में भी और थाइज वगैरह पे, तो मैम और कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत रहती है, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे मैम? अब आप बताइए किसमें क्या कर दें कि हट जाए। मैम लम्प्स के लिए तो ये ब्लड स्टैग्नेशन का देते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है आपको फिर। आपने हमारी एक वीडियो देखी है, आप वीडियो आपने सब्सक्राइब किया होगा शायद चैनल को। यस मैम। आपने 4 to 16 केजी वेट रिड्यूस कैसे करते हैं वो देखा कि नहीं देखा? यस मैम। देखा, उसमें क्या बताया? सबसे उसमें पहले फोकस करिए कॉन्स्टिपेशन पर। 25 बीमारियां और छोड़ दीजिए। हमें क्या, अगर हम अपने फैट को रिड्यूस करते रहेंगे तो फैट नो डाउट कि रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर आपने रूट को नहीं पकड़ा फिर वापस आ जाएगा। ये जो गांठ है इसको लाइपोमा बोलते हैं, इसमें कोई पेन नहीं होता, अंडर द स्किन होता है, मूवेबल होता है, सरकाएंगे तो सरकेगा, कोई पेन नहीं होता, कैंसरस नहीं होता। ये केवल फैट है जो आपकी अंडर स्किन डिपॉजिट हो गया है। तो चाहे वो पेट का मोटापा हो चाहे ये मोटापा हो, वो था सेम। अब क्यों ये बढ़ रहा है, एक रीजन आपने अपने से बताया कि कॉन्स्टिपेशन भी है। तो यस पहले मैम। आप कॉन्स्टिपेशन को निकालना शुरू कर दीजिए। 2-4 केजी वेट, और ये पेट का, स्पेशली पेट से ही ज्यादा लोग परेशान होते हैं। अब पेट का ही सबसे पहले वेट घटता है अगर हम कॉन्स्टिपेशन का और गैस और ब्लोटिंग का ट्रीटमेंट करते हैं। ये दोनों ही ट्रीटमेंट हमने आपको हर डे के जो पीपीटीज दी हैं उसमें सारा समझाते हैं। तो मैम इसमें कॉन्स्टिपेशन के साथ हम लिवर की स्टैग्नेशन का साथ में दे सकते हैं? क्यों?
मैम उनको ब्लॉटिंग की भी दिक्कत रहती है हाँ, और bloating स्टूल क्यों? पास नहीं होता। देखिए, हमारे जीसी अग्रवाल सर हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर किसी चीज के तह तक पहुंचना चाहते हो आप, तो आप क्वेश्चन मार्क का एक डंडी ले लो और सेंटेंस खत्म हो लगा दो। क्या क्या क्वेश्चन मार्क थे? वो 5 क्वेश्चन मार्क बताए थे। क्या, क्यों, कैसे, कब और कहाँ। बोला बस इतना क्वेश्चन मार्क आप टैग हमेशा अपने पॉकेट में लेके घूमो, सेंटेंस खत्म हो बस लगा दो तुरंत। अब ब्लोटिंग हुई तो क्यों हो गई, कैसे हो गई, कहाँ से हो सकती है, कब होती, ये बस 5 क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में घुमाते रहिए। ब्लोटिंग है तो ब्लोटिंग क्यों है? ब्लोटिंग लीवर की वजह से हो सकती है, लेकिन आपने रीजन कॉन्स्टिपेशन भी तो बता दिया कि कॉन्स्टिपेशन है, तो इधर से जब निकाल लेंगे तो उधर जो गैस है वो आगे उसको रास्ता मिल जाएगा। अगर कोई चीज ट्रैप हो गई है तभी तो पीछे रुकेगी ना। इंटेस्टाइन में स्टूल भरा पड़ा हुआ है, पीछे से जो आ रहा है उसको जगह नहीं मिल रही है, तो निकल नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा? फूलेगा। जैसे अगर आप कोई सब्जी घर में रख देते हैं, फूलता रहता है, कभी कभी तो बाउल से इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बाहर बह जाता है, फ्रिज वगैरह को खराब कर देता है, जबकि आपने जब रखा था तब तो ऐसा नहीं था वो, है ना। यस मैम। तो सेम यहाँ पर भी है, तो ऐसे वो भी फूल गया, तो हमें पहले जो रुका हुआ उसको निकालने का इंतजाम करना है। फिर भी अगर ना हो तब उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन में जाइए। बहुत ज्यादा पॉइंट मत लगाइए, कोशिश करिए कि एक सिंगल प्रोटोकॉल ट्राई करें और कुछ दिनों तक ट्राई करें। कभी कभी हम लोग ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि एक पॉइंट ट्राई किया, 1-2 दिन किया, काम नहीं किया, छोड़ दिया। यस हमारी मैम। प्रॉब्लम क्रोनिक है तो थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेगा वो 2-4 दिन, उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्स आना उसका शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा मैम, और बॉडी के जैसे कि हाथ पैर है उनके, मतलब बहुत अकड़े अकड़े से, जैसे कि स्ट्रेट भी नहीं हो पाता है उनके हाथ, बिल्कुल जैसे कि सीधे ऊपर नहीं कर पाते हैं, बहुत टाइट रहते हैं, मतलब अगर उन पे प्रेशर दिया जाए पाम पर तो किसी के हाथ में दर्द हो जाएगा, लेकिन उनके दबेंगे नहीं, इतने टाइट रहते हैं। हाँ, अब ये बताइए, अब ये क्यों हुआ? हमारे बॉडी में नरिशमेंट ले जाने का काम कौन करता है? स्लीप। उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें कौन लेके जाता है? हाँ, आंसर मिलता है हमारी इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही तो सारा ड्रॉप होके जा रहे हैं ना बॉडी में। यस मैम। और जो मिनरल्स एंड विटामिन मिलते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से मिलते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन ही तो फॉल्टी है। ओके। कहाँ नरिशमेंट पहुंच पा रहा है, कहाँ विटामिन पहुंच पा रहे हैं? अब स्किन को स्मूथ करने के लिए आप क्या करती हैं? आप करती हैं विटामिन ई का यूज, है ना। अब उस विटामिन ई को अगर आपको बॉडी, ये बाहर की चीज नहीं, ये बॉडी खुद ही बनाती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये तो लीवर के पास मौजूद है, लेकिन जब उसको काम करने मिले तब ना। फिर कनेक्शन जोड़ दीजिए लार्ज इंटेस्टाइन से। आपको पिक्चर भी दिखाया था, वीडियो, कि किस तरीके से वो पूरा ब्लड इंटेस्टाइन से हो करके जाता है पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में। तो लिवर एंड इंटेस्टाइन बोथ आर इंटरकनेक्टेड, क्लोजली इंटरकनेक्टेड। तो आप लिवर को ठीक करना चाहती हैं ना, लिवर ब्लोटिंग, तो लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा। जैसे एक होली के टाइम में देखा होगा, हम पिचकारी पहले यूज करते थे, यस मैम। इस तरीके से उसको खींचते थे, लंबा पाइप जैसा यूं होता था और इसको हम खींचते थे, तो जो यस बाल्टी मैम। में हमारे पानी होता था वो आ जाता था, और फिर जो हमने खींचा उसी को फिर वापस स्प्रे कर देते। अब अगर आपकी बकेट में रेड कलर है, क्या हम सक करेंगे रेड कलर? अगर उसमें मड है, मडी वाटर है, तो हम उसको सक करेंगे। तो अभी लार्ज इंटेस्टाइन में आपके क्या है? स्टूल। स्टूल। क्या सक कर रहे हैं हम? लीवर के पास क्या जा रहा है फिल्टर होकर? डर्टी पार्टिकल्स। हाँ, डर्टी पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो इसीलिए वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। कितना अपने आप को रोक के रखे, चारों तरफ घूम रहा है, उसके क्या करे? तो इसीलिए वो भी जाम है। तो लिवर
स्टैग्नेट है, नो डाउट, बट व्हाई इट इज ब्लॉक्ड? बिकॉज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम बहुत बारी लिवर के पीछे ही पड़ जाते हैं, उसकी खटिया खड़ी कर देते हैं। यस मैम। और लेकिन होता कुछ नहीं। रीजन क्या है? या तो हमारे डाइट के पैटर्न में प्रॉब्लम है, या तो एक्सपल्शन की प्रॉब्लम है। जो एक्सपेलिंग की प्रॉब्लम है वहां दिक्कत होती है। तो आप जो है लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे पड़ जाएगी, उसमें ट्रीटमेंट दूं? उसमें ट्रीटमेंट दीजिए, एनर्जी को बढ़ाइए, या जो वहां पे रुकावट है उसको निकालिए। जो आपके प्रोटोकॉल है इन्हीं में से ट्रायल एरर करते रहिए। ओके, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है मैम सारांश पाठक जी। हाँ जी शारांश जी, बड़े सवाल हैं आपके। इसमें मोटापा ही ज्यादा है, हम्म। वो मेरे को पूछना था। जैसे आपने बताया था कि कार्ब्स हमें लेस लेने चाहिए और प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, तो रोटी मतलब कि कम कर दें और दाल वगैरह बढ़ा दें। और ऐसे गेहूं की रोटी लेते हैं, तो गेहूं की जगह जैसे बाजरा की रोटी लॉन्ग रन में ले सकते हैं? क्यों आप बाजरे की रोटी के पीछे पड़ गए? क्योंकि गेहूं से मतलब कि वो एकदम से रिलीज होता है, बाजरे से स्लो रिलीजिंग होता है, वो थोड़ा बेटर होता है और उससे पेट भी भरा रहता है। गेहूं की रोटी से पेट नहीं भरता जल्दी। वो तीन, और जब से पॉइंट लगाया तब से भूख भी बढ़ गई है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं पूछूं। देखिए हमारा जो देश है कई भागों में बटा हुआ है, उसी के हिसाब से वहां पर फार्मिंग भी होती है, खेती जो होती है उसी के हिसाब से होती है। नॉर्थ इंडिया में जो खाया जाता है वो ज्यादातर गेहूं ही खाया जाता है, वीट ही खाया जाता है। उसी के हम डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं। चावल हम खाते हैं लेकिन उतना नहीं खाते। बिहार के साइड जाएंगे तो वहां पर आपको चावल की चीजें थोड़ा थोड़ा मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वीट आपका कम होता जाएगा और राइस आपका बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र से शुरुआत हो रही है, महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो गेहूं मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही आपको ये जो है आपके बाजरा और ये सारी चीजें वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप वहां का क्लाइमेट देखिए, जो नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट है ये गर्म है। हमारे यहाँ जो मौसम है बदलता रहता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। साउथ की तरफ ऑलमोस्ट एक जैसा मिल जाएगा, या कहीं रेनी सीजन हो रहा है तो रेनी सीजन ही खूब हो रहा है। हमारे यहाँ सारे मौसम एकदम बिल्कुल एक्सटेम्पोर हिसाब से आते हैं। गर्मी है तो इतनी होगी कि बिल्कुल आपको हाल बेहाल कर देगी, 48-50 तक में पहुंच जाएगा टेम्परेचर। ठंडक होगी तो कहिए माइनस में चला जाएगा। और अगर आपका रेनी सीजन आएगा तो फ्लडिंग ही फ्लडिंग हो जाएगी। मतलब सारी चीजें टू मच है। तो उसी हिसाब से यहाँ डाइट भी है। तो जो बाजरा है ये भी हमारे नॉर्थ इंडिया में खाते हैं, लेकिन कब खाते हैं? ये खाते विंटर सीजन में। क्यों खाते हैं? क्योंकि इसका जो नेचर है वो गर्म है। अगर आपने इसको ज्यादा खा लिया तो कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स तक लोगों को हो जाती है। लेकिन यही महाराष्ट्र जोन में जाएंगे तो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, उन्हें नहीं होगा, क्योंकि मौसम इसके कंपैरिजन में नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा बेटर है। तो आप नॉर्थ में ही हैं, तो जो मौसम के अनुरूप आपको खाना मिले उसको खाना चाहिए। और इस पर ना जाइए कि मल्टीग्रेन खा लें, ये खा लें, वो ये तो केवल एक फैशन है जो आ गया है। तो मल्टीग्रेन की भी बहुत ज्यादा यूज हमें नहीं लगता कि कुछ है अपने पास में। ये वहां के लिए है जहां ये चीजें अवेलेबल नहीं है। जिस कंट्री में ये चीज नहीं होती है तो वहां लगता है कि सारा मिला के खाओ, कुछ न्यूट्रिशन तो मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो हर सीजन के हिसाब से खेती हो रही है। बारिश के अच्छा हमारे यहाँ अलग अलग चावल के भी मौसम अलग है, गेहूं का भी अलग है, उस हिसाब से खाते हैं। तो इसलिए आप जहाँ रहते हैं और जो खाना आपको मिलता है वो आपके लिए बढ़िया है। बाजरा बहुत गर्म होता है और उसी तो के कॉम्बिनेशन बाजरे को क्या करते हैं, उसके खाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। किस लिए खाना है, क्यों खाना है। लोग जैगरी और साथ में घी मिला के खाते हैं, गुड़ और घी। गुड़ गर्म है, बाजरा भी गर्म है, ठंडा है आपका घी। अब आप अगर वो ऐसा बाहर वाला घी खाते हैं
तो क्या पता वो कौन सा घी है, तो नुकसान कर गया। और वही आपने देशी वाला खाया तो वो स्वभाव में ठंडा है, तो ठंडा और गर्म मिलके बैलेंस करता है आपका ये। और क्यों जाड़े में ही खाना, क्योंकि वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग आपका क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर वात बढ़ रहा है और इसमें कफ है। बाइंडिंग भी कर दिया आपने, तो इस हिसाब से बनी है। बड़ा मतलब ब्यूटीफुली डिजाइन किया है हमारे एंसेस्टर्स ने। हमारे बहुत ही मतलब साइंटिस्ट हुआ करते थे, हमें लगता है। एक एक खाने को आप देख लीजिए किस तरीके से त्योहार ये उड़ा देते हैं हमारे मई जून से। मई जून में कोई भी शादी वादी आपको नहीं दिखी, और जब हमारा मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होगा तो शादियों की भी शुरुआत हो जाएगी। आज से शादियां शुरू हो जाएंगी क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, अब आप बचा सकते हो। तो कहते हैं कि वो जो महीने हैं वो अच्छे नहीं है शादियों के, तो शादियों के लिए नहीं, हमारे लिए अच्छे नहीं है क्योंकि हम खा नहीं पाएंगे। और खाना भी अगर आप देखें, जो मैंने बचपन में देखा था, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, चाहे वो पुअर फैमिली का हो चाहे बहुत रिच फैमिली का हो, जब आपको इनवाइट करता था, एक तो जमीन में बिठाता था। अगर आपने देखा, हमने बचपन में देखा, पालथी मार के आप बैठे और हर घर में एक ही सब्जी बनती थी, वो थी कद्दू की, पंपकिन। उसके साथ में पूरी होती थी, साथ में दही होती थी। तो कचौड़ी, सब्जी, दही और पूरी का कॉम्बिनेशन था। जो बहुत ज्यादा रिच हैं और ज्यादा रिचेस्ट में आते हैं तो आपको बूंदी अलग से दे देते मिठाई में। और जो पंपकिन की सब्जी होती थी उसमें वो नमक तक नहीं डालते थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास था ही नहीं, नमक नहीं डालते थे। वो नमक आपसे पूछते थे, किनारे रख देते थे कि जितना लेना है आप अपना डाल लो। फीकी सब्जी बनाते थे। मैं सोचती थी कि ये क्या ट्रेंड है, क्यों है। लेकिन जब मैंने इस पर स्टडी करनी शुरू करी तो मैं तो बिल्कुल ग्लैड हो गई कि क्या वंडरफुल मतलब साइंटिस्ट थे हमारे। स्कूल में भले नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, हमारी पीएचडी और ये सब सब बेकार है उनके सामने कि कितना उनको नॉलेज था। कद्दू की सब्जी में जो उसके बीज में कोलेस्ट्रॉल कटर है, इसलिए वो बनाते थे कि भाई आप कचौड़ी खा रहे हो उसमें तेल भी है, तो ये जो कद्दू है वो उसको बैलेंस करेगा। उधर आपकी पूरी थी और साथ में दही था। दही में चीनी डालते थे, नमक डाल के नहीं देते थे। कहते दही और चीनी। दही चीनी का मतलब गुड़ से होता था, बूरे से होता था, ओरिजिनल वाला। तो जब उसको खाते थे आप तो वो अगेन लिपिड को कट करने का था। तो क्या वंडरफुल ये लोग थे भाई। और आज हम उससे उतर के आ गए पनीर पर। अब आप किसी के भी घर में जाएंगे तो आपको अब वो कद्दू और वो माने बिल्कुल पुअर कुछ है ही नहीं आपके घर में। अब आपको मिलेगी पालक पनीर, ये तो 110% श्योर है। और या तो मिलेगी आपको मटर पनीर। चाहे ट्रेन में जाइए, चाहे फ्लाइट में जाइए, चाहे बस में जाइए, कहीं रेस्टोरेंट जाइए, आपको मटर पनीर पक्का मिलना है और पालक पनीर मिलना है। साथ में चावल ये वो जो भी देते हैं वो ठीक है। हमारे यहाँ कभी भी दाल चावल शादियों में नहीं खिलाया जाता था। हमेशा यही खाना ही पक्का पेटेंट हो गया था। तो ये इसकी जब हमने रिसर्च करी, पढ़ा, तो हमें पता चला कि इसमें कितने न्यूट्रिएंट थे, क्यों हमें खिलाया जाता था। नमक क्यों नहीं डालते थे। मान लीजिए आपको हाई बीपी हो, आपको सॉल्ट कम लगता हो, मेरा लो बीपी हो, हमें ज्यादा लगता हो, आपने सबको एक बराबर दे दिया, किसी की तबीयत ना खराब हो जाए, तो सॉल्ट उन्होंने अलग कर दिया कि आपको हमने साइड में रख दिया, जितना लेना हो आपको अपने हिसाब से डाल दीजिए, नहीं डालना है मत डाल। और बिना सॉल्ट के भी वो टेस्टी लगता था। अभी हम क्या खा रहे हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन की रेसिपी, पालक पनीर। पालक में ऑक्जेलिक एसिड, पनीर आपका कैल्शियम, दोनों मिल गए, बन गया कैल्शियम ऑक्जेलेट। बार बार खाएंगे, खूब आउटिंग करेंगे, खूब खाएंगे तो आपको स्टोन बनेगा। और फिर उसके लिए आप डॉक्टर्स के यहाँ घूमेंगे, जब एकदम सादगी से रहते हैं फिर भी हो गया स्टोन। तो अब जो हम खा रहे हैं वो डिजीज्ड वाली खा रहे हैं। दाल चावल भी है, पूरी कचौड़ी भी है, चाट भी है, फ्रूट्स भी हैं। फ्रूट्स और फूड को कभी भी मिक्स नहीं करता आयुर्वेद। अब ये फ्रूट चाट भी है, फूड भी है, आइसक्रीम भी है, ठंडा भी है और खाना गर्म भी है।
दूध और नमक की चीजों को मिक्स नहीं करते, आगे चल करके ल्यूकोडर्मा होता है। और यहाँ क्या किया, आपकी आइसक्रीम भी दे दी, खाना भी दे दिया, खाइए। तो हमें उसके चक्कर में बहुत नहीं भागना है, जो हमारे देश में हमारे यहाँ हमारे लिए अवेलेबल है बस उसको ही खाना चाहिए। उससे प्रॉब्लम हो रही है तो आप देखिए घर में बाकी लोगों को भी हो रही क्या, अगर हो रही तो खाने का पैटर्न चेंज करिए, और अगर केवल आपको हो रही तो आप अपना पैटर्न ठीक करिए। हो सकता है कि आपके वाटर इनटेक में या खाने के तरीके में जो भी हमने बताया इसमें से कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है, उसको सुधार लीजिए। ठीक है, मैम कार्बोहाइड्रेट कैसे कम करें, मतलब क्यों कम करना चाहते हैं? क्योंकि उसमें लिखा ना लेस कार्बोहाइड्रेट्स मोर प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? रोटी में। हाँ, रोटी रोटी के में पीछे क्यों पड़ गए? कितनी रोटी खाते हैं? 20-30 रोटियां खाते हैं क्या? नहीं, फिर तो उतनी तो रिक्वायर्ड भी है ना। आप जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी भी आपके पीछे ऑफिस की फाइल्स दिख रही, तो दिन भर लगे हुए हैं ना, मेंटल फिजिकल दोनों ही कर रहे हैं ना, उसके लिए तो कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड ही है ना। तो थोड़ा तो चाहिए बॉडी को, जीरो मत करिए कि जैसे फैशन चल गया जीरो ऑयल, जीरो कार्ब, ये सब नहीं। नॉर्मल वे में खाइए, जो एक्स्ट्रा है उसको निकालिए, बस काम खत्म। बाय वॉकिंग, बाय डाइट, बाय करेक्टिंग योर वाटर इनटेक, सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। नेक्स्ट है मैम विक्रांत जी। विक्रांत जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो, नमस्ते मैम, विक्रांत नीलाके फ्रॉम पुणे। जी सर। मेरा सवाल है, हाउ पीसीओडी प्लेज मेजर रोल इन ओबेसिटी, और इस केस में क्या हम हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर पीसीओडी का सेपरेटली ट्रीटमेंट करना चाहिए? मतलब वेट गेन, ओबेसिटी छोड़ के सीधा पीसीओडी का ट्रीटमेंट करें? सर मैंने पहले भी बोला कि हमें हमारा फोकस रूट कॉज पे करना है। ठीक है, आपने बोला कि पीसीओडी है और ओबेसिटी है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हुई। मैंने लेक्चर में बताया था कि पीसीओडी की वजह से भी मोटापा होता है, तो यहाँ पर हमारा पूरा ट्रीटमेंट चलता है पीसीओडी। पीसीओडी करता क्या है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देता है, तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो जाती है। और अगर आप पीसीओडी के ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो एक अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट होगा तो जानता होगा, एक होती है ग्लूटामेट मेटफॉर्मिन मेडिसिन, ये शुगर के लिए बड़ी कॉमन दवाई है, खुद दी जाती है। अगर पीसीओडी का ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो पहला ट्रीटमेंट डॉक्टर यही करता है। ठीक है, कि पहले उस रेजिस्टेंस को रोक दें, वजन बढ़ेगा, शुगर के चांसेस, हार्ट, बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा जो मेन है ना वो पीसीओडी है, ना कि ओबेसिटी। मोटापा है, क्यों है? जैसे अभी इसके पहले मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन एक रीजन हो सकता है, यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन नहीं, यहाँ पर हमारा पीसीओडी मेन है। तो जैसे जैसे हम पीसीओडी का ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपका मोटापा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पीसीओडी का सिम्टम ही है मोटापा। हाँ, पीरियड्स में इरेगुलरिटी, मोटापा है, अनवांटेड हेयर्स है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें उसमें आती है। तो आप यहाँ पर पीसीओडी का ट्रीटमेंट करेंगे, और ये भी हमने जो 3rd डे वाला प्रोटोकॉल दिया है उसमें आपको मिल जाएगा। ओके। अभी दूसरा एक सवाल है, शायद वो यहाँ पे कितना लेजिटिमेट है मुझे पता नहीं। ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन ऑन बॉडी, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि मेनोपॉज के बाद में यूजुअली कैल्शियम डेफिशिएंसी देखने को मिल जाती है, तो फिर ये हार्मोन का ओवरऑल इम्पैक्ट बॉडी पे कैसे होता है? मेटाबॉलिज्म का इसका बड़ा गहरा रिश्ता है, इसीलिए 35 और मतलब जब हम मेनोपॉज की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा जो कैल्शियम लेवल है वो गिरना शुरू करता है। और मेनोपॉज के बाद, चाहे फीमेल में मेनोपॉज या मेल है तो एंड्रोपॉज,
दोनों में ही बड़ी तेजी से नीचे आता है। अगर हमने देखिए हम दो तरीके की नौकरी करते हैं। एक नौकरी करते हैं हम डेली बेसिस वाली, कि हमने आज नौकरी करी और हमको उतना पैसा मिला, हमारे पास सेविंग का कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों का जो फ्यूचर होता है बड़ा डार्क में होता है। कुछ श्योरिटी नहीं होती कि आफ्टर रिटायरमेंट भी उसमें नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आज है कल नहीं है जॉब आपकी। तो और जो मिल रहा है वो भी इतना मिल रहा है कि वो फ्यूचर तो दूर, प्रेजेंट उनका पूरा नहीं हो सकता। और दूसरी जो हम जॉब करते हैं वो ऐसी होती है कि एकदम पक्की वाली जॉब होती है, और उसमें हमें डेली तो मिल ही रहा है, मतलब 30 डेज के बाद में, और साथ में हमारे रिटायरमेंट के बाद का भी प्लान है कि रिटायर हो गए तो भी हमको मिलता ही रहेगा। हमने या तो एक और नौकरी होती है कि हमें उसमें रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलना है, लेकिन हमें जो अर्निंग करनी है, जो कर रहे हैं वो इतना करते हैं कि हम अपने रिटायरमेंट के हिसाब से उसको सेव करके रख लेते हैं। तो हमारी बॉडी में ये जो कैल्शियम है उसका स्टोरेज है, बाकी चीजों का नहीं। बाकी जितना आप लेंगे उतना यूज होगा, निकल गया, काम खत्म। लेकिन कैल्शियम का स्टोरेज जगह जगह उसके डिपो बने हुए हैं। बोन है सबसे बड़ा डिपो, मसल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बोन में सबसे ज्यादा होता है। तो ये हमारे एफडी के रूप में सारे हमारे जमा हो जाते हैं। कहाँ? 35 से 40 की एज तक। लेकिन अगर आपने 35 से 40 तक की एज में भी जमा ही नहीं किया है तो आप क्या खाएंगे? तो यही कारण है कि आज के टाइम में हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह बहुत ज्यादा बड़ी जल्दी एज में डेवलप हो रही है। बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखेंगे बुढ़ापे की अर्थराइटिस, बुढ़ापा माने 60 प्लस। लेकिन मैंने जो देखा है ऑस्टियोआर्थराइटिस वो देखा है 30 की एज में, 35 की एज में। मतलब अभी आप नौकरी कर ही रहे हैं और अभी क्राइसिस में ये पोजीशन है। क्यों है? उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके टाइम में सर जो आपकी एज है, आपका जो काम करने की शैली रही है और जो आपके घर का दोनों का कॉम्बिनेशन है वो अब पहले के टाइम का देखिए और हमारे टाइम का अब देखिए, फर्क है। आपके स्कूल का टाइम देखिए, हमारे स्कूल का टाइम देखिए। आपका स्कूल 10 बजे का होता था, हमारा स्कूल 7 बजे का होता है। आपका स्कूल 10 से 4 था, हमारा 2 बजे खत्म हो जाता। आपका स्कूल बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन था, आपको खेलने के लिए छुट्टी मिलती थी, लंच आप फील्ड में करते थे, खेलते थे, गिरते थे, भागते थे, दोस्तों के साथ लंच करते थे। हम यहाँ नहीं कर सकते। हम 7 बजे सुबह सुबह जाते हैं और बैठे वहां पर, क्लासरूम के अंदर ही व्यवस्था थी। आपके स्कूल या कॉलेज में सर कितने ऐसी हुआ करते थे? एक भी नहीं। हमारे तो नर्सरी क्लास में ही एसी है और आप जाते थे पैदल स्कूल पढ़ने, विदाउट चप्पल, विदाउट चप्पल, या चप्पल भी है तो दौड़ते हुए अपना निकल गए दोस्तों के साथ। पूरी विटामिन डी का यूज आपने कर लिया। घर से खा के गए थे दूध रोटी, रोटी वो भी बासी थी, रात की थी बची हुई। ऐसा नहीं था कि सुबह सुबह कोई उठा के बना के दे रहा, उतनी देर में तो लोग काम में व्यस्त होते थे। तो आपको मिली बासी रोटी फर्मेंटेड, जो हमारे डाइजेशन के लिए बड़ी अच्छी होती है, इजीली डाइजेस्टेबल होती है, वो मिल गई है, दूध मिल गई। और आप रास्ते में जा रहे थे, बकायदे नहा धो के तेल वेल लगा के जाते थे, तो विटामिन डी आपको रास्ते में पूरी मिल गई। और वही आप देख लीजिए कि आपके एज में कैसी हड्डियां हैं और हमारी एज में हमारी हड्डियां देख लीजिए। हमारे यहाँ 7 बजे सुबह हमें भागना है पराठा सब्जी लेकर, दूध मिसिंग हो गया यहाँ से, या लिया भी तो हमने पराठा सब्जी के साथ ही घर में ब्रेड बटर ले ली और साथ में दूध ले लिया, जो ज्यादा बच्चों के साथ हो रहा है। अब ये क्या हुआ? मिल्क एंड सॉल्ट, स्किन डिजीज उसको शुरुआत कर दी हमने। धीरे 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 ग्रोन अप होते होते उसको स्किन में प्रॉब्लम होने लगी कि स्किन में नहीं होगी तो लिवर में होगी, या तो उसका फैटी लिवर हो जाएगा या तो खुद वो फैटी होने लगेगा। हम समझेंगे हमारा बच्चा बड़ा स्ट्रांग हो रहा है,
और बच्चा अंदर से वीक हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, चश्मा लग रहा है, बहुत सारी चीजें। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं था। तो हमारी जो ये परवरिश है इसमें बहुत बड़ा रोल है। फीमेल्स की बात करें तो उनमें आजकल हमारे सोशल मीडिया और ये सबको देख करके, बॉलीवुड हॉलीवुड को देख करके स्लिम फिगर का बड़ा कॉन्सेप्ट चला है। तो स्लिम फिगर का करना क्या है वो नहीं समझ में आता कि आप सीख जैसे हो तो उसका हम क्या करें। कम से कम बॉडी में आपको इतनी स्टेमिना हो कि आप अपनी जो डेली लाइफ की चीजें उनको हैंडल तो कर सकें। हैंडल कर सकते अब देखिए कि हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करता है? ओवरी रिलीज करती है। हैं। कौन रिलीज करवाता है? पिट्यूटरी करवाता है। और ये है क्या? आपके एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं। जी। तो ये बनते किससे होंगे? ये बनते प्रोटीन से। प्रोटीन टूटा तो अमीनो एसिड बना, और अमीनो एसिड से आपके हार्मोन और एंजाइम बना कर। आपने क्या किया? दाल छोड़ दिया खाना। ये जिनमें भी प्रोटीन वाली चीजें होती है वो हम मिस करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। पहले दाल कटोरे में थी, अब कटोरी में है। टोटली। सब्जी भी छोटी मात्रा में होती जा रही। जो हमें कम खाना चाहिए वो हम ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा खाना चाहिए कम खा रहे हैं। उससे बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है और उसकी वजह से हो रही है पीसीओडी। क्षमा चाहूंगी आपको, इतना ज्यादा नहीं, नहीं, लेक्चर हमें लंबा देना नहीं, पड़ा। नहीं, इंफॉर्मेटिव है। जो मैं देख रही हूँ, और अभी हमारे पास मोर देन 200 पेशेंट हैं इस समय केवल पीसीओडी के, जिनका मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ और रिजल्ट आ रहा है। तो उनमें सबसे पहला यही होता है। सेकंड स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस से भी क्या पिट्यूटरी रिलीज कर रही है? रिलीज ही नहीं करेगी। तो यहाँ भी हमारा जो रोल है कैल्शियम डेफिसिट होने का, वो ये हार्मोन्स ही है। हार्मोन क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रोटीन है। तो बस आप उनके पीछे पीछे चलते जाइए, किसका ओरिजिन कहाँ से है वो देख लें। हम यहीं पर अटक जाते हैं। पीसीओडी माना पीसीओडी। पीसीओडी क्यों? ये हार्मोन क्यों? निकाला किसने? उसको कहाँ से मिला? फिर उसको कहाँ से मिला? तो करते करते आप देखेंगे कि आप बिल्कुल एकदम टॉप पे पहुंच जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। और वहां से अगर आपने उसका टैप ऑन कर दिया तो सबको एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पीसीओडी का ट्रीटमेंट करिए, हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट है मैम मिकी जी। मिकी जी अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं आप प्लीज। हेलो। हाँ जी। मेनोपॉज के बाद फैटी लिवर और हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो गई है और वेट 6-7 kg अराउंड बढ़ गया है। अगर पॉसिबल हो तो अपना कैमरा ऑन करेंगे क्या? एक्चुअली मुझे ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहां से आपने अपनी आवाज ऑन करी है ना, उसके ठीक बगल का बटन, इतना तो मुझे आने लगा। देखती हूँ जी। एक क्लिक की दूरी पर आपने से। नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मैं वहां ही नहीं जा पा रही हूँ। सॉरी मैम, मुझे नहीं मिल पा रहा है। आप मेरी ये जो क्वेरी है, आप बताइए। जी। वेट 6 to 7 बढ़ गया है, फैटी लिवर है और हाइपोथायराइड मेनोपॉज के बाद। एंड जो स्पेशल एक फैट वाला एरिया है वो अपर एब्डोमेन, डबल चिन। तो आप स्टूडेंट है ना इसमें? जी। तो आपको थर्ड डे हमने प्रोटोकॉल की पूरी लिस्ट दी है, उसमें से अपना ट्राई करिए। क्योंकि देखिए मैंने आपको देखा नहीं है, मैं आपको पहचान नहीं रही। आपका ना तो हमें किसी डिजीज के बारे में पता, ये मैंने कहा ना पर्सनल मत करिए, हमें समझ ही नहीं आएगा। डिजीज के बारे में पूछेंगे तो हम बता देंगे कि आपको ये है, यहाँ से कर सकते है ना। तो आप वहां पर जाइए और देखिए कि अपर एब्डोमेन का, इन सब का मैंने प्रोटोकॉल वहां पे लिख रखा है। शायद आपने, मुझे लगता है थर्ड डे वाला पीपीटी देखा ही नहीं है। Am I right?
नहीं नहीं देखा है, तो यहाँ पर ठीक है, मैं उसको देख लूंगी। यहाँ पर हमें पहले हाइपोथायराइड को करना होगा कि फैटी लिवर को? इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसका भी आंसर मैंने दिया है, तो आप उसको देख लीजिए और उस दिन की रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए, और Okay. वहां से आपकी समस्या 100% सॉल्व हो जानी। इसका आंसर मैंने पहले दिया है ऑलरेडी। ठीक है, ओके ओके, थैंक ओके। नेक्स्ट है मैम धारा देव जी। धारा देव जी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। हेलो मैम, जी नमस्कार। मैं दिख रही हूँ आपको मैम? बिल्कुल नहीं दिख रहे, ढूंढ रही हूँ मैं। जी आप बोलिए, मैं तब तक आपको ढूंढ दूंगी। नमस्ते मैडम। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ मैम से? मुझे 2 साल, हाँ मैं गुजरात पाटन से हूँ। अच्छा बताइए। हाँ, मेरा क्वेश्चन है वैसे मैंने जब से आपकी ये क्लास ज्वाइन की थी, एक्चुअली मैं सुन नहीं पाई थी क्योंकि मैं बाहर थी, लेकिन क्वेरी सेशन चल रहा था तो मैंने सोचा आज मैं हाजिर हूँ तो आपके क्वेरी सेशन में मैं ज्वाइन हो लूँ, तो मेरा प्रश्न मैं पूछ लूँ। 2 साल पहले मुझे एब्डोमिनल टीबी हुआ था मैम। अच्छा देखिए धारा जी, आप वेरी सॉरी टू से, पहले भी मैंने लोगों को कहा अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछी। नहीं, वो मैं प्रॉब्लम अपनी फैटी ओबेसिटी के लिए बता रही हूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हुआ था तब से मुझे गैस और ब्लोटिंग की ज्यादा परेशानी हो रही है और कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है। इंटेस्टाइनल टीबी थी क्या आपको? दांतों में टीबी की समस्या थी? नहीं, पेरिटोनियल टीबी था। अच्छा ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आप अपना कॉन्स्टिपेशन शुरुआत कर देखिए। एक मैं आपको जनरल फंडा बता देती हूँ सबके लिए, कि अगर आप में ओबेसिटी है तो मेन रीजन जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन लीजिए पहले, फिर सेकंड नंबर पर लीजिए आप अपना डाइट का। डाइट में कहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और डाइट का गहरा संबंध है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर देखिए आप अपने वाटर इनटेक, कि हमारे वाटर इनटेक के पैटर्न में, क्वांटिटी में, इन सब में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। फोर्थ नंबर पर देखिए अपनी वॉकिंग को, और फिफ्थ नंबर पर अपने डिजीजेस को फिर लीजिए। आप देखेंगे कि पहले और दूसरे लेवल पर जाते ही आधी समस्या तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी। हाइपोथायरॉइड क्यों है, इसका मैंने पूरा आंसर दिया कि इट मे बी बिकॉज ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम इंटेक, फिर डाइट पे बात आ गई। तो पहले कॉन्स्टिपेशन, सेकंड नंबर में डाइट, थर्ड नंबर में वाटर, फोर्थ नंबर में वॉकिंग, फिफ्थ नंबर में डिजीज। फिफ्थ नंबर पे आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, तब पहले ही आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डी फॉर डाइट, डी फॉर ड्रिंक, डी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डी फॉर डिजीज। ठीक है ना, ये सब एक ही है। अगर आप अपनी डिजीज को जीतना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो डाइट पे ध्यान दीजिए, ड्रिंक पे ध्यान दीजिए, जीआईटी पे ध्यान दीजिए, हो गया ना, आपको फिफ्थ नंबर तक जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम, इसी से लेकिन सॉल्व हो जाएगा। मैम और मैं एक पूछ सकती हूँ, 48 में मेरा मेनोपॉज आ गया है, तो हार्मोन इनबैलेंस का भी है और ओबेसिटी अभी 2 साल से मुझे ज्यादा हो गई है, वेट मेरा गेन ज्यादा हो गया है। मैं आपका यूट्यूब पे जो आपने CV8 और ST42 लगाना बोला था वो मैं लगा रही हूँ, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है मुझे। हो सकता है आपकी तो मैं प्रॉब्लम ना हो, कोई और हो, तो वहां से सर्च करिए। डाइट पे भी मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस है, वहां से सॉल्व करिए। क्योंकि जब तक पूरा मैं ना समझू, और जो लोग आपको इस समय देख रहे होंगे, कहीं से भी कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि आप में ओबेसिटी नहीं मैम, वैसे फेस लेकिन मेरा वही वेट वही मैं गेन बोल हो रही रहा हूँ। है। तो इसलिए अगर सामने वाला, अगर मैं आपको बताना भी चाहूँ तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, तो मेरी भी प्रॉब्लम होती है ना, जिसको समझना चाहिए, और आप उसको अपने ढंग से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए।
नहीं तो आपने जो पीपीटी 3 में दिया था ना, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए और क्या प्रोटोकॉल में यूज करूँ साथ में CV8 के और ST42 के वो सिवा? जो यूट्यूब पे मैं बताती हूँ वहां पर जनरल पब्लिक भी होती है, जरूरी नहीं कि वो एक्यूप्रेशर को जानती हो, तो वहां पर मैं डिटेल नहीं बताती हूँ, वहां तो शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, उससे ही बहुत लोगों को आराम मिल जाता है। अब बाकी के लिए आपको थर्ड डे पूरी PDF ही दे दी है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा प्रोटोकॉल कहीं आपको मिल सकता है। तो उससे आप सर्च करिए ना, सिम्टम आपके पास है तो आप सिम्टम से और वो जो प्रोटोकॉल से उसको मैच करिए कि कौन सा मेरे में मैच करेगा। ट्रायल एरर करते रहिए, हो जाएगा। और नहीं तो मैंने बताया ही है आपको कि ऑनलाइन की व्यवस्था है, आप उस पे आकर के प्रॉपर करा सकती हैं। अब मैं नहीं चाहती कि आप आए, कोई भी आए, मैं चाहती हूँ कि मैं ये क्यों लेक्चर लेती हूँ, ताकि लोग इतना तो हो जाए कि अपना ट्रीटमेंट खुद से कर लें। जहां नहीं कर पाए, जहां उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो, उसके लिए मेरे पास आ सकते, तो मैं उनको गाइड कर दूंगी कि हाँ आपको ऐसे से करना है। पेशेंट भी अगर आपको लगता है कि पेशेंट हम देख रहे हैं हमसे नहीं हो रहा, तो पहले ट्राई खुद करिए। अगर नहीं हो रहा है तो हमें आप पूछ सकते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, आप हमें इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या, तो जो मेरे से बन पड़ेगा। देखिए मैं भी कोई ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ या बहुत सर्वज्ञानी हूँ कि सब कुछ आता है, नहीं। फिर भी कोशिश करके जो कुछ भी अपने गुरु से सीखा है वो देने की छोटी सी कोशिश कर लेती हूँ। सॉल्व हो गया तो हो गया, ठीक है। तो पहले अपने ओके मैम, ओके मैम। और साथ में मैं मेनोपॉज वाला जो आपने दिया है वो लगा सकती हूँ साथ में? आपका मेनोपॉज वैसे कितनी एज में हुआ? 41 एज में हो गया मैम। कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए, इसका ट्रीटमेंट मत लीजिए। 41 नहीं ठीक है। अच्छा, उसके कारण वेट गेन हो रहा हो ऐसा भी? ऐसा मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मेनोपॉज के बाद ही वेट गेन हो गया? हाँ हाँ, एक्चुअली मैम हाँ, तो आप यही अपना हुआ है। खून पकड़ सकती हैं, देख लीजिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे देखने में नहीं लग रहा है। अब मुझे भी नहीं पता क्या हाइट है, किसके अकॉर्डिंग कितना वेट या क्या, इसलिए मैं प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रही। ठीक है। अच्छा हाँ, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम सारे के क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग सामने आके जरा फीडबैक दे दीजिए, इसीलिए समय से पहले खत्म हुआ है। स्मिता जी का माइक ऑन करिए। स्मिता जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, जी नमस्कार। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। जी मैं नासिका, मैं आवाज आपसे नहीं पहले आ भी रही। जी एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन दें। मैम मैं नासिक से हूँ, स्मिता नहर। मैं आपसे इससे पहले भी टंग डायग्नोसिस ले चुकी हूँ, तो बहुत अच्छा लगा फिर से मौका मिला आपके साथ क्लास करने का। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छी क्लास थी, काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए। क्योंकि मैंने 6 सेमेस्टर्स कंप्लीट किए हैं, बट फिर भी कोई कोई चीज में क्लियरेशन नहीं था कि अगर मेरे पास था तो मैं इतना क्लियर नहीं था, बट आपकी क्लास करने के बाद बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। देखिए मैं कभी किसी की को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हमारा एक बात पे हमें हमेशा अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है कि हमने जो अभी एक्यूप्रेशर पढ़ाया है, जो लोग भी पढ़ा रहे हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, ये देखकर मैं बड़ी परेशान हूँ आपका कि जितने भी लोग हैं वो एक्यूप्रेशर के पीछे पड़ गए, मेडिसिन ही मेडिसिन सिखा रहे हैं। कोई मैम भी आपकी आवाज मेरी आवाज नहीं, स्मिता जी आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि नेटवर्क इशू है आपका। अनुपम जी मेरी आवाज आ रही? जी मैम, क्लियर है मैम आपकी आवाज। हाँ तो वही है। तो हर व्यक्ति केवल पॉइंट के पीछे पड़ा हुआ है। अगर हम उसको डायग्नोसिस सिखाएं और प्रैक्टिकल पॉइंट एप्लीकेशन सिखाएं, जो मैं कोशिश कर रही हूँ, पहले ऑनलाइन करती हूँ, देखती हूँ होता है कि नहीं। मेरा भी एक्सपीरियंस इसमें फर्स्ट टाइम ही होगा कि मैं
प्रैक्टिकल पे ध्यान देना चाहती हूँ। आपने क्या करूं, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग मिल रहे हैं जो यही दावा कर रहे हैं कि हमने 6 सेमेस्टर किया है, लेकिन हम लिटरली उनके आंसू बह रहे हैं कि हमको इतना भी नहीं आता कि हम पॉइंट लगा पाए ठीक से। तो हम या तो थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं या पॉइंट के पीछे पड़ गए। डायग्नोसिस भी तो सिखाइए। वही इम्पोर्टेंट है। क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर कोई गलत मानता हो तो मान ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सच है कि आप ये प्रैक्टिकल, ये एक मेडिसिन, ये एक थेरेपी वो है जो आप किसी को ठीक करने जा रहे हैं। आपने देखा सामने कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया, मैंने क्यों उनको मना किया? इसलिए नहीं मुझे एक बहुत बड़ी मोटी रकम मिल जाएगी जब आप हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट कराने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं पॉइंट बता भी सकती थी, लेकिन पॉइंट मैंने क्यों नहीं बताया, क्यों छुपा लिया? छुपाना होता तो मैं पीडीएफ में ये सारे प्रोटोकॉल मैंने क्यों दिया? कहीं और मिला हो तो बताएं आप हमें। आपने तो 6 सेमेस्टर किए ना, इतने प्रोटोकॉल कभी किसी ने कहीं दिया हो तो बता दीजिए। जो मेन काम की चीज है उसको छिपाया जाता है। जो बताना चाहिए वो छिपा गए, जो छिपाना चाहिए वो बता गए। बिल्कुल। तो इसलिए ये गड़बड़ हो गई। तो ये जो प्रैक्टिकल का है ये बहुत जरूरी चीज है, लेकिन वही है कि हम लगा तो रहे हैं अपने हिसाब से, पता नहीं सही लग रहा है, गलत लग रहा है, क्या लग रहा है, कोई गाइडलाइन नहीं है हमारे पास। बिल्कुल। हाँ, तो कोशिश यही मैं करूंगी कि आगे कभी भी कुछ ऐसा प्लान बने। मेरी प्रॉब्लम होती है मेरे टाइम को लेकर, जरा सा भी मुझे टाइम नहीं मिलता। आप लोग देखते हैं सिंपल वीडियो अपलोड करने में घंटों लग जाते हैं। आप लोग सोचते होंगे कैसे लोग हैं बताओ, नॉन टेक्निकल है, आता जाता कुछ नहीं। सच है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, सबके सामने कुछ नहीं आता। जो कुछ मिला है अपने गुरुओं से केवल वो स्प्रेड कर रही हूँ। आई एम नथिंग। ना मुझे इस बात में कोई वो होता है कि मुझे शर्म आएगी कि मैं कैसे बोलूँ। नहीं आता तो नहीं आता, क्या करूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर चाहती हूँ कि जो कुछ भी मिला है, जिस हिसाब से मिला है, अगर मुझे ना मिला होता तो आज मैं आपके सामने बैठ के बात कर पाती? क्या नहीं कर पाती, गायब हो जाती दुनिया से, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर हमारे गुरु ने हमें इस लायक बनाया है, खड़ा किया है, तो हमारी अब ये ड्यूटी है कि अपने जैसे लोगों को तैयार करना। ये नहीं है कि अगर मुझे बार बार याद आ जाती है, किसी ने एक बार कहा मैम आप इतना सब कुछ बता देती हैं, अगर हम लोग बता देंगे तो हमारे क्लिनिक का क्या होगा? मैंने कहा इसीलिए मैंने क्लिनिक ही नहीं बनाई, मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं चेयर भी छोड़ने वाली हूँ, मैं जमीन में बैठ के पढ़ाऊंगी। जब चेयर होगी नहीं तो कोई चेयर लेगा कहाँ से? तो सब अभी टाइम ये है स्प्रेड करने का। एक वेस्टर्न मेडिसिन है, आप देखिए जाके कितनी दुकानें हैं, कितनी दवाइयां हैं, कितने एमबीबीएस के स्टूडेंट हर साल तैयार किए जाते हैं। तो हम क्यों नहीं तैयार कर सकते? हम क्यों नहीं सिखाएं? लोग बोलते हैं कि आपकी कुर्सी का क्या होगा, तो मेरा कहना है मैं अपनी कुर्सी अपनी मर्जी से दूसरों को स्प्रेड करने वाली हूँ कि ले जाओ आप हमारी कुर्सी और राज करो इस पर। तो जब तक हम फैलाएंगे नहीं, देंगे नहीं, तो दूसरे कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है मैम मजर जी, कुछ कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। हुई है तो कोई क्या कर सकता है ना? जी सॉरी, मैं अभी भी बेड से ही ये कर रहा हूँ, तो थोड़ा स्लीपी दिख रहा होगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम। मैम बहुत अच्छी रही क्लास, और खास तौर से डायग्नोसिस के ऊपर आपने जो एम्फेसिस दिया और उसको एक्सप्लेन करने में जो टाइम लगाया वो मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि मेरी कोशिश मतलब अभी भी जितना थोड़ा बहुत ट्रीट करता हूँ घर पर या कोई दोस्तों को, प्रोफेशनली तो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा मेन आईटी का प्रोफेशन है। तो सिम्टम के ऊपर हो जाता है ट्रीटमेंट और उनको भी अच्छा तो लगता है, रिजल्ट्स है। मेरे जैसे नौसिखिए और एमेचर के लिए भी
रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन वही शायद प्रैक्टिस से आएगा या जैसे ये है, तो वही कोशिश करना है कि डायग्नोसिस के ऊपर ही जितने भी आप अगर जो भी कोर्सेज लेंगे या ये करेंगे, तो वो सीखने का ज्यादा मुझे अभी एक शौक जैसा हो गया है ये भी कि एक वो तरीके का ना, ये भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। लेक्चर बता दिया, जब पेशेंट सामने आएगा तो आपको पता चलेगा। जी जी सीखने में तो बड़ा मजा आया, हाँ पेशेंट के सामने हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल क्योंकि पेशेंट मतलब बंडल्स लेके आता है, रिपोर्ट लेके आता है, रिपोर्ट हमें करेक्ट पढ़ना ही नहीं आता, जानते ही नहीं हम उसके बारे में। हमें ये सारी चीजें मिला करके तब उसको देना पड़ता है ना ट्रीटमेंट। पेशेंट राइट आपको एक डॉक्टर मान के आता है कि आपको इतनी समझ तो होगी, लेकिन बिल्कुल पता चला कि हमें तो बस एक्यूप्रेशर के पॉइंट और सिम्टम, ये हुआ तो ये लगा लो, ये हुआ तो ये लगा लो। वो हाँ नहीं चाहिए। बिल्कुल हमें चाहिए कि पेशेंट सामने बैठा हो तो क्या क्या सवाल आने चाहिए, क्या हमें बिल्कुल पूछना चाहिए। पेशेंट तो रेडी है आपके लिए, लेकिन आप क्या कॉम्पिटेंट हैं क्या। हाँ तो और हमें कई इसके बार लिए हाँ बहुत जी जरूरत है प्रैक्टिकल की। जी और और कई प्रैक्टिकल बार में एक तो पॉइंट एप्लीकेशन, दूसरा पेशेंट का। जी और कई बार पेशेंट ही ज्यादा जानता है उस बीमारी के बारे में हमारे एग्जैक्टली से अगर एग्जैक्टली, इसलिए अब आपकी ज्यादा प्रॉब्लम है, जी क्योंकि आज ये नेट का जमाना है। जी वो सारा सर्च करके पूरी नॉलेज लेके आता है और आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, जी ये जानने के लिए कि आपको हमारी बीमारी के बारे में, थेरेपी के बारे में नहीं, वो तो आप जानिए, लेकिन आप हमारी बीमारी के बारे में कितना जानते हैं। अगर आप जानते होंगे तो ही तो ट्रीटमेंट कर पाएंगे ना। तो रिपोर्ट दिखाता है, रिपोर्ट की मीनिंग पूछता है कि इसका क्या मतलब है। बिल्कुल अगर आप ये पोर्शन आपका मिसिंग है तो आप कहाँ आगे कर सकते हैं, फंस जाएंगे। जी यही आजकल हो रहा है कि हम सिम्टोमेटिक तो कर ले जाते हैं, लेकिन जहां यहाँ आता है वहां फिर हम मात खा जाते जी हैं। कोशिश होगी, धीरे धीरे देखती हूँ जितना हो सकता है। मेन हमारा टाइम का होता है। बिल्कुल और और ये मैम जैसे क्राफ्ट जैसे का लोग, ये है ना, हाँ जी, जैसे आपने एक एक चीज होती है आर्ट और एक चीज होती है क्राफ्ट। तो आप जो अभी कर रहे हैं वो एक आर्टिस्ट की तरह कर रहे हैं, बट आपको वो क्राफ्ट सीखने के लिए इतने साल लगे, बिल्कुल तो हमको भी वो लगाने पड़ेंगे तब वो, तो क्राफ्ट सीखेंगे लगा तभी आर्ट बना पाएंगे बिल्कुल वैसे लगा वैसे पाएंगे। जी जब और इसमें शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल यस यस एक एक चीजों के लिए शायद टाइम तो हो रहा है, फिर भी मैं बताना चाहूंगी। आपने क्राफ्ट और आर्ट की बात करी कि ऐसे गुरु मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है जो हमें मिले। दो के दोनों ही एक दूसरे से बढ़ करके महान। तब इंसाइक्लोपीडिया थे अपने अपने फील्ड के। एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इंसाइक्लोपीडिया, डेथ बेड पर है वो आदमी, और मैं मिलने गई तो उस व्यक्ति ने, आप होते मैं होती तो रोने लग जाती, इमोशनल हो जाती। हम्म, लेकिन उस वो बंदा मेरे से पूछ रहा है कि नेक्स्ट आर्टिकल किस पे लिख रही हो बेटा। ओहो आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि क्या है ये, ओहो आप क्या पूछ रहे हैं। अभी कब मतलब लास्ट ब्रीथ हो जाए उसका पता नहीं है। बुरी कंडीशन, उसमें आप पूछ रहे हो कि आगे क्या लिख रही हो। ये गुरु अनबिलीवेबल मैंने नहीं देखा कभी। खेमका सर का भी देखा मैंने जब वो लास्ट टाइम पर हॉस्पिटलाइज थे, लास्ट जो मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने मेरे से कहा पॉइंट लगा दो, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। मैंने ओहो भी सोचा परीक्षा ले लो, सर की परीक्षा ले लो, क्योंकि बच्चे तो हमेशा नॉटी ही होते। तो जी मैंने कहा सर बताइए क्या लगाना है। तो सर ने कहा कि इसके प्रोटोकॉल लगाने, क्रेटेनाइन हमारा बढ़ गया। मैंने कहा क्यों बढ़ गया आपका क्रेटेनाइन। तो बोला कि वो इतनी हाई डोज की मेडिसिन चली है तो किडनी पे इफेक्ट तो आना ही था। मतलब कुछ डेथ के कुछ घंटे पहले की बात है ये, मतलब इतना आदमी अलर्ट है। तो मैंने कहा कि हाँ वो तो आनी है। तो बोला क्रेटेनाइन वाले लगा दो। तो मैंने कहा कौन से। तो उन्होंने पॉइंट बोलने शुरू किए, ये पॉइंट, फिर मैं एक लगाती, फिर कहते सर नेक्स्ट, तो फिर बोलते ये, फिर ये, मतलब एक एक पॉइंट 100% यहाँ फीड। ओहो ऐसा व्यक्तित्व मैंने नहीं देखा। और जब एक बार सर की वाइफ
जिस अग्रवाल सर की वाइफ, उनको पैर में sciatica की कुछ नहीं, उनको बहुत तेजी से फीवर आया। वो एलोपैथ का मास्टर, एमबीबीएस का स्टूडेंट को पढ़ाने वाला टीचर, उसने हमें कॉल किया और बोला कि अर्चना, फीवर आ गया है आंटी को और कुछ पॉइंट बताओगी क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं आता, आप हमें डायग्नोसिस सिखाएंगे क्या? तो वो जोर से हंसे, बोले मैं जानता था कि यही सवाल आएगा, इसीलिए मैंने कॉल किया कि आ सकती हो क्या मेरे पास। और मैं दौड़ के गई। जब मैं गई तो उन्होंने क्यों बुलाया था? डायग्नोसिस सिखाने के लिए। जी। बोला ये आंटी को फीवर है और आप पॉइंट बताओ। तो मैंने कहा मैं नहीं जानती पॉइंट, पहले तो आप बताइए कि फीवर क्यों आया, कैसे आया, क्या है, क्या दूं मैं? तो जोर से हंसे, बोला हाँ पूछो अब कैसे कैसे है। फीवर के साथ में ठंड लगती है, फीवर के पहले ठंड लगती है, यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, फीवर के साथ शिवरिंग है अगर, तो फिर यूरिन में प्रॉब्लम होनी चाहिए। फीवर के साथ में बैकएक तो नहीं है, बैकएक है तो 100% यूटीआई समझ लो। और अगर ये सिम्टम सही है तो पॉइंट बताओ। तो मैंने उस सर को यूटीआई के पॉइंट बताए और लगा दिए। बोले अगर ये यूटीआई की पॉइंट तुम्हारे सही है, डायग्नोसिस सही है, तो अभी आराम मिलना चाहिए। कितने तेज पॉइंट काम करते होंगे? मैंने कहा अगर सही लग गया तो विद इन हाफ एन आवर, और विद इन हाफ एन आवर जो 104 डिग्री फीवर था वो 99 आ गया और खूब ज्यादा स्वेटिंग हुई। तो इस तरीके से गुरुओं का सानिध्य मिला है कि बुला बुला के बैठा के दिखा के सिखाते थे कि ये देखो, ये सिम्टम आए तो ये होता है। खुद बीमार हुए जब अपनी डायग्नोसिस सिखाते थे कि देखो मुझे अभी जो हुआ है ना, इसके बाद मेरा ये पार्ट डैमेज होगा, ये कहाँ तुम्हें मिलेगा पढ़ने को? तो हमारी इस वाली बुक के इस वाली पेज पे जाओगी तो ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमें इतने महीनों के बाद में ये डिजनरेट कर जाएगा। फिर आप हमारी इस वाली बुक के इस चैप्टर में जाओगी ना तो इस पेज पे मिलेगा, और इसके बाद हमारा लास्ट हो जाएगा। हाँ, तो मतलब इस कदर बताने और सिखाने वाला व्यक्ति सच में बड़ा मिस करती हूँ मैं, आज भी मिस करती हूँ। यस। क्यों हो गया, कैसे हो गया? और सेम प्रॉब्लम खेमका सर बुक खुलवाते थे, पेशेंट आया तो बोलते थे कि प्रॉब्लम सारी लिखी हुई है, पढ़ लिया सर ने, हमें भी पढ़ा दिया, इसके पॉइंट बताना, क्या लगाना है? मतलब जो खुद इतना बड़ा नॉलेज रखता हो, इतनी बुक्स लिखी हो, वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या पॉइंट देना है। लोगों को लगता था कि सर मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम बताओ, मुझे ज्यादा नॉलेज है। लेकिन मैं समझती थी कि सर मुझे क्यों कर रहे हैं, मुझे सिखाने के लिए। फिर मैं बोलते थे कि अच्छा इस बुक के इस पेज नंबर में जो पॉइंट लिखा है उसको बताओ। कितनी बुक्स है? 24 बुक्स, और एक एक बुक के जो वॉल्यूम थे कितने थे? मोर देन 300 तो रहे होंगे, 300 500 इस तरीके से। किसी भी बुक का कोई भी चैप्टर का कोई पेज बोलते थे, चैप्टर नहीं। अर्चना ऐसा है ना कि एक्सरसाइज 7 का तुम पेज नंबर 255 के जो 3rd रो में प्रोटोकॉल लिखा है वो बताओ जरा, लिखना है। तो इस तरीके के गुरु जिसको मिले हो ना, सच में मतलब मैं अपने आप को बहुत बहुत ही ज्यादा लकी मानती हूँ, और साथ में ये भी समझती हूँ कि ये ऋण मैं कैसे चुकाऊं। उसके एवज में जो छोटा थोड़ा बहुत बन पड़ता है वो मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ बस। नहीं उनके मैम, जैसा आपका ना मैं एफर्ट कभी, बहुत बड़ा है इसमें, कोई उनके छोटा जैसा मैं नहीं, हो सब नहीं सकती, और ना जी तो होने का मन है कभी। बस जो थोड़ा बहुत हो रहा है वो बस कर पा रही हूँ, इसी बात में थोड़ी तसल्ली है कि हाँ उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास और चलाने का प्रयास करती हूँ बस। ट्रू मैम। आप लोगों को अच्छा थैंक लगा? यू बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। टाइम हो गया है और एक परमजीत जी हैं तो इनको भी आज लास्ट डे है, तो आप इनको ले लीजिए। हेलो मैम। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैम। नमस्कार। अपना माइक ऑन कर लीजिए, म्यूट हो गया है। नहीं, हाँ जी।
अभी ठीक है मैम? हाँ जी हाँ। अच्छा, जैसे मेनोपॉज के बाद में मोटापा जो आ जाता है, हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं तो बिल्कुल ही ठीक आ रहा है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं है, यहाँ पे लूज मोशन रहते हैं। जैसे पेशेंट जाता है तो जैसे एकदम जैसे प्रेशर आता है गैस की तरह आके एक तार में मोशन नहीं होता है। तो इसमें क्या कारण है, मतलब कि ये ऐसा क्यों होता है? मोटापा भी है और मोशन भी लूज है। बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके पूछ रही हैं, फिर भी बताना पड़ रहा है, लास्ट बता देती हूँ कि लूज अच्छा जी। मोशन के साथ मोटापा है, स्प्लीन वाली कैटेगरी है। आप अच्छा, स्प्लीन जब फ्लूइड को कंट्रोल डेफिशिएंट। नहीं कर पाता तो लूज हो जाता है, और उसके साथ ही आपका वेट पुट ऑन होता है ना। हाँ तो जी, ये जो 3rd डे की पीपीटी में स्प्लीन वाला प्रोटोकॉल दिया हुआ है, उसको आप यूज डेफिशिएंसी का। करेंगे। हाँ, तो हाँ आपका जी, ठीक हाँ जी, होगा। यहाँ ये हाँ मत जी, हाँ जी। सोचिएगा कि वजन बढ़ रहा है तो 5.5 से रेट ही करने हैं, नहीं। तो ये भी मैंने बताया था, एक डेफिशिएंट टाइप ऑफ टोन करना। और एक एक्सेस टाइप होती है। हाँ जी, अगर हाँ जी। एक्सेस आपने खूब खाया, खूब ये किया, खूब वो किया, तो उसको कंट्रोल करना है। लेकिन दूसरी कंडीशन में डेफिशिएंट वाले में हमें टोन करना पड़ता है। तो हाँ इन जी, बातों का ध्यान रखिएगा, हाँ जी, हाँ जी। करिएगा तो हो जाएगा। हाँ, और मैम जो 2-3 दिन में जो वजन बढ़ता है वो कौन सा वजन है जो 3 ही दिन में बढ़ जाता है? ये भी ह्यूमिडिटी का ही है क्या? ये नहीं, ये हार्मोन का है, ये वाटर भी इम्पैक्ट करके और ऐसा हो जाता है। 3 दिन में 3 किलो वजन बढ़ जाता है, फिर वो कम नहीं होता, बढ़ तो जाता है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल जो दूसरे के घर जाना, वहां वैसा खाना। ये हार्मोनल है, और अगर हाँ आप जी। खाना भी खाएंगे तो इतनी जल्दी से वेट नहीं पुट ऑन होगा। तो फिर मैम हार्मोन तो आ नहीं रहे ना टेस्ट में, तो कौन सा हार्मोन का इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? हार्मोनल माना रिप्रोडक्टिव वाले, ठीक है, वो कौन से मैम? हमारे रिप्रोडक्टिव वाले होते हैं। और ये भी आपके पीडीएफ को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोग ऐसे अच्छा जी। सवाल करके बाद, जब मैंने एक वीडियो अपलोड करी उसमें लिखा अच्छा। कि थायराइड को घर बैठे आप जांच सकते हैं, उसी हाँ के जी। कमेंट लिखा है कि तो बताइए। अरे हाँ। वीडियो तो देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ये है, तो आप लोग बस थोड़ा उसको पढ़ जाइए, आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। बाकी तो अवेलेबल हाँ पूरी जी, है, आपके हाँ लास्ट जी। डे की पीडीएफ में भी नंबर दिए हैं, जब भी जहाँ जैसे जरूरत हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। और मैम जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, ये खाने से ठीक हो गई या आपने इसका कोई ट्रीटमेंट भी है? खाने से भी होगी, स्प्लीन वाले से भी होगी। ये भी मैंने बताया स्प्लीन था में। कि प्रोटीन एब्जॉर्ब करना स्प्लीन का काम है, उसके भी पॉइंट दिए हैं। थॉरोली बैठ के आराम से उसको पूरा 1 डे से लेकर के पूरा कंप्लीट करिए, फिर इंटरेक्शन सुनिए, सारी क्वेरीज आपकी ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगी। मैं कई बार सुननी पड़ेगी, फिर एक बार में तो कई ऊपर से बार निकल जाती है ना, कई बिल्कुल। बार सुननी पड़ेगी। और कई फिगर में मैडम, जो आपने पहले पीडीएफ में 6 फिगर दिए हैं ना, उसमें जो चौथे नंबर का फिगर है और छठे नंबर का फिगर है, कई लोगों का मोटापा वैसा भी है, 50% ऊपर वाला जो 50% नीचे वाला तभी दिया, तो तो एक मैंने ही आदमी दिया में है, दोनों ये मिलते हैं, इसीलिए तो मैंने तो ये दिया कौन है सी कि आप ओबेसिटी है? देखिए, हाँ जी। समझिए, हाँ। ये और करिए, इसीलिए तो दिया है। लेकिन 2 मिल रहे हैं, तो फिर वो कौन सा समझे मैडम? कोई सा भी शुरू कर लीजिए, उसका भी अच्छा आंसर मैंने दिया है, आप एक बार बस पढ़ जाइए पूरा, ठीक है। ठीक है मैम जी, ओके, थैंक यू जी, धन्यवाद मैम, थैंक यू। चलिए आप लोगों का यहाँ पर समय समाप्त हो चुका है। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया और सुना, एक्यूप्रेशर को धारण किया और करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी ऊपर वाले से यही प्रे करूंगी कि आप सभी इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और दूसरों को भी खुले हाथों से बांटें और खूब बांटें। जितना ये बटेगा उतना ही ये फैलेगा, क्योंकि जो हमारे सर का सपना था ईच वन टीच वन, वो मिसिंग है। पढ़ा तो रहा है आदमी, लेकिन अपने आप को पढ़ा रहा है। हम कौन हैं केवल अपनी चल रही है, तो वो नहीं, थेरेपी बताइए। हम रहें या ना रहें, लेकिन ये थेरेपी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। सर का भी यही कहना था कि मेरे से नहीं, हम रहें ना रहें, थेरेपी आगे उसकी मशाल वो जलती रहनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक आदमी जाए तो वो फिर ठप हो जाए, नहीं, सबके पास बढ़ जाए और 10 टाइम्स ये स्ट्रांग होकर के पूरे दुनिया में फैल जाए,
यही सर का एक सपना था, यही हम लोगों का आज से सपना होगा, क्योंकि वी आर जस्ट फैमिली, कि हम सब जितने भी इसमें कैंडिडेट हैं वो हर एक दूसरे को इसके बारे में बताएंगे, सिखाएंगे, और आगे जो भी कोर्सेज होंगे, आप हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए ही हैं, जो नए मेंबर्स हैं वो हमारे यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फेसबुक, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, फेसबुक से जुड़ जाइए, तो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं वहां पर डाल दूंगी और आप लोग वहां से फिर समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत ही कीमती समय लिया हमने, बहुत बहुत धन्यवाद।